हेलो डियर स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 10 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 10 स्टार्ट करने से पहले मेरी स्ट्रांगली ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लोग लेक्चर 9 जरूर पढ़ लें, क्योंकि लेक्चर 9 के बिना लेक्चर 10 का फिर कोई मतलब नहीं है। इस लेक्चर में हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कर रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे जो कि एक फिजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस के दो लॉ दिए थे। तो सबसे पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ना, जेई मेंस बोर्ड नीट सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफिनीशन जो इसका इंपॉर्टेंट है पहले कि अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड आर इवॉल्व एट एनोड आर कैथोड is directly proportional to charge flow through it। यानी कि एनोड और कैथोड पर कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा या इवॉल्व होगा, ये बात डिपेंड करता है कि उसके अंदर से कितना चार्ज फ्लो हुआ है सोल्यूशन से। ठीक है, तो यह मैथमेटिकली बोलें कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। W क्या है, मास है, अमाउंट है, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो Z है। तो क्या हो गया, W इक्वल टू Z इंटू क्यू, और Q को मैं कह सकता हूँ I इंटू T। तो ये आपका पहला मैथमेटिकल जो फॉर्मूला जो खूब यूज होने वाला है ये। ओके, Z यहाँ पर क्या बेटा, तो Z इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच का इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो वो जेड है एंड इट इज़ अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सबस्टांस। सबस्टांस चेंज करेंगे तो जेड क्या कर जाएगा, जेड चेंज कर जाएगा। ठीक है, जेड की जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन ऑफ जेड वो क्या है कि बेटा अगर करंट 1 एम्पियर है और 1 सेकेंड के लिए आप क्या करें, 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास करेंगे, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या बन जाएगा बेटा, तो W इज इक्वल टू जेड, यानी कि वो मास जो होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या डिफाइन कर सकते हैं कि 1 एम्पियर ऑफ करंट पास थ्रू 1 सेकेंड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, देन मास डिपॉजिटेड एट एनोड और कैथोड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट सबस्टांस। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जैसे ये जो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, 1 मोल में कितना नंबर होता है बेटा, तो अवोगाड्रो नंबर ये 6.02 × 10⁻23, और 1 मोल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो मल्टीप्लाई करने पर ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है 96,500 कूलम। तो आप क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो आप बोलेंगे 96,500 कूलम। ठीक है ना, और जिसको हम लोग 1 फैराडे क्या बोलते हैं, 1 फैराडे या 1F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज़ अ 1F इक्वल टू, तो उत्तर क्या है बेटा, 96,500 कूलम। और ये क्या होता है, इट इज़ अ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जेड का जेड मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसका एक और फॉर्मूला आप याद रखेंगे, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500, यानी इक्विवेलेंट वेट को अगर हम 96,500 डिवाइड कर देंगे तो वही क्या कहलाता है बेटा, जेड। तो ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो नो डाउट कि मोल कॉन्सेप्ट 2 में आपने पढ़ रखा है, व्हाट इज़ इक्विवेलेंट वेट। तो वो क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, है ना, कि मोलर मास आपको पता है और सबस्टांस के एन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट वेट। और मैं उम्मीद करता हूँ एन फैक्टर के बारे में आप लोगों को डिटेल आइडिया होगा, जो कि मोल कॉन्सेप्ट 2 में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, और एक और यहाँ पे फॉर्मूला यूज होने वाला है, वो क्या बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अगेन मोल कॉन्सेप्ट 2 में पढ़ते हैं, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। एक फॉर्मूला क्या बेटा, मोल इंटू एन फैक्टर, कि अगर किसी सबस्टांस के मोल में उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही क्या कहलाएगा, उस सबस्टांस का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। या हमको नॉर्मेलिटी पता हो और वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता हो, तो नॉर्मेलिटी इंटू वैल्यूम भी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। या वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट भी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के आपके ये 3 फार्मूले हैं,
जो खूब मोल कॉन्सेप्ट 2 में हम लोग यूज करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट के फॉर्मूले हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, अब ये फॉर्मूले इस चैप्टर में खूब यूज होने वाले हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हम लोग रख रहे हैं। ओके, तो अभी मैं आपको ये पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम सोडियम Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बना रहा है, Mg+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg बना रहा है, Al+3 3 इलेक्ट्रॉन लेकर एल्युमिनियम बना रहा है। तो मान लीजिए कि Na प्लस का मैंने 1 मोल लिया। कितना मोल लिया बेटा? 1 मोल। 1 मोल Na प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, व्हाट इज एन फैक्टर हियर? तो Na प्लस का एन फैक्टर क्या होगा? तो 1 होगा। एन फैक्टर निकालने आप बताइए आप लोगों को। व्हाट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट? तो 1 × 1 मोल इंटू एन फैक्टर, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी 1 होगा। और चार्ज कितना खर्चा हुआ? तो भैया 1 मोल ऑफ Na प्लस में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन खर्चा हुआ। तो कितना चार्ज खर्चा हुआ बेटा? तो 1 फैराडे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1 फैराडे। ऐसे ही Mg+2 का भी अगर 1 मोल डिपॉजिट करेंगे, एन फैक्टर कितना है बेटा? 2। Mg+2 का एन फैक्टर कितना होगा? 2। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? तो मोल इंटू एन फैक्टर, यानी कि 1 × 2, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2। और कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुआ? तो 2 मोल, तो 2 फैराडे चार्ज यहाँ खर्चा हुआ। ऐसे ही 1 मोल ऑफ Al+3 को रिड्यूस कर रहे हैं, एन फैक्टर कितना होगा? Al+3 का 3 होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल इंटू एन फैक्टर, यानी कि 3 हो जाएगा। और कितना चार्ज? तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 फैराडे चार्ज। तो आप सिंपल देखिए, ये तो हमने क्या कर दिया कि हमने यहाँ पर ये निकाल दिया कि अगर 1 मोल ऑफ Na प्लस है तो 1 फैराडे चार्ज खर्च होगा, 1 मोल ऑफ Mg+2 है तो 2 फैराडे चार्ज खर्च होगा, 1 मोल ऑफ Al+3 तो 3 फैराडे चार्ज खर्चा होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, बट नंबर ऑफ चार्ज क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देखिए, 1 मोल में 1 फैराडे, 2 मोल 1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में 1 फैराडे, 2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में 2 फैराडे चार्ज, यानी 1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Mg+2 में कितना? तो 1 फैराडे ही होगा। 3 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Al+3 में 3 फैराडे चार्ज, तो 1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Al+3 में तो वो भी 1 फैराडे चार्ज होगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि मोल अगर सेम है तब भी फैराडे, तब भी टोटल चार्ज तो डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए कितना चार्ज खर्च हो रहा है? 1 फैराडे। ये बात मैटर ही नहीं करता है कि वो सबस्टांस कौन सा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आई। वो क्या निकल कर आई जो आपको समझना है यहाँ से, कि 1 फैराडे चार्ज यानी कि 96,500 कूलम अगर हम चार्ज क्या करेंगे, अगर हम पास करेंगे तो कितना सबस्टांस डिपॉजिट होगा बेटा? 1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी सेम, या उल्टा बोलिए कि 1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबस्टांस को डिपॉजिट या इवॉल्व करने के लिए कितना चार्ज चाहिए? तो आप बोलेंगे 96,500 कूलम चार्ज या 1 फैराडे। इट डजंट मैटर कि वो चीज़ Na प्लस हो, Mg+2 हो, Al+3 हो, इस बात से इसको कोई मतलब नहीं पड़ता है। अच्छा, दैट इज इक्वल टू E ग्राम। ये E क्या है? दैट इज अ इक्विवेलेंट वेट। कोई एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में टोटल मास कितना होता है? तो E इक्विवेलेंट वेट होता है। आप देख भी लीजिए, तो यहाँ से जो फिर एक फॉर्मूला जो डिराइव हो जाएगा, Z इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? E/96,500, वो फॉर्मूला डिराइव होगा। देखिए कैसे कैसे, तो 96,500 कूलम में 96,500 कूलम में कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है? E ग्राम। तो 1 कूलम चार्ज में कितना होगा? 1 कूलम चार्ज में तो E/96,500, और इसी को क्या बोलते हैं? Z। तो यही Z का फॉर्मूला यहाँ से आपका डिराइव हो गया, जिसको आप लोग याद रखेंगे। Z यही तो ना डिफिनेशन। व्हाट वाज द Z? Z की डिफिनेशन यही थी ना, W इज इक्वल टू ZQ था। तो क्या Z था? जब Q1 हो तो W इज इक्वल टू क्या होगा? Z होगा। तो 1 कूलम चार्ज हम पास करने पे जो वेट डिपॉजिट होता है उसी को क्या बोलेंगे? Z बोलेंगे।
ओके, तो जेड की जगह वही फॉर्मूला क्या हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का ही फॉर्मूला है, डब्ल्यू इक्वल टू जेड डो क्यू, और जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ ई अपॉन 96,500, क्यू क्या लिख सकता हूँ आई इंटू टी। तो ये फार्मूला, यही फार्मूला आपको याद रखना है और खूब ये फार्मूला यूज होगा। तो जेड का फार्मूला आई थिंक समझ में आ गया होगा, ई अपॉन 96,500। व्हाट इज ई हियर, इक्विवेलेंट वेट, याद रख लिया। एक और बात, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एट एनोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एट कैथोड। तो ये तो पढ़ा ही लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के हिसाब से है ना, कि अगर रिएक्शन हो रहा है एनोड और कैथोड पर क्या हो रहा है, रिएक्शन ही तो हो रहा है ना। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या बोलता है कि जितना एनोड पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबस्टेंस बनेगा उतना ही क्या होगा, कैथोड पे बनेगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ रही है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला है, फिर से देख लीजिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से इस फॉर्मूले से वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, आई टी अपॉन 96,500। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और इसके जो फॉर्मूले हैं न्यूमेरिकल्स कैसे लगेंगे अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की। क्या बोलता है सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ बस क्या, फर्स्ट लॉ में एक फर्दर कंडीशन जुड़ जाती है। कंडीशन क्या है कि इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द मोर देन वन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, है ना। तो आप देख ही रहे हैं डायग्राम में कि कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl, ये तीन क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, और ये सब में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, सीरीज में। तो इसमें चार्ज क्या कर रहा होगा, सेम फ्लो कर रहा होगा। तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज या सेम अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि एक से ज़्यादा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अगर पास कर रहे हैं तो क्या होगा, तो उस केस में देन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट आर इवॉल्व एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। कि अब जो सबस्टेंस डिपॉजिट होगा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो यही क्या इसका स्टेटमेंट है, और इसका प्रूफ अभी आगे मैं आपको समझा देता हूँ। ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है कि ये देखिए आपके पास तीन डिफरेंट सोल्यूशन है, उनके रिस्पेक्टिव ये इलेक्ट्रोड में तीन डिफरेंट कंटेनर रखे हुए हैं, और ये क्या सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। सीरीज़ में कनेक्टेड है मतलब क्या बेटा, आई या यूँ बोलिए चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो कंडीशन क्या है, जब तीनों में सेम चार्ज फ्लो हो रहा हो तो हम क्या बोल सकते हैं, तो वही नीचे मैं इसको डिराइव कर रहा हूँ क्या, कि इफ सेम चार्ज इज पास थ्रू द ऑल सोल्यूशन, सो व्हाट वी कैन से हियर कि देखो पहले कॉपर सल्फेट में कैथोड पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे कॉपर बनेगा, यहाँ पे सिल्वर बनेगा, यहाँ बनेगा क्या, हाइड्रोजन, है ना। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, अभी जो हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। क्यों, सेम करंट पास हो रहा है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे, दैट विल बी सेम। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये लिख सकता हूँ, और इसी को ये वाले इक्वेशन को जो है ऐसे लिख सकता हूँ कि वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। यानी यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ कि वेट ऑफ कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो जो ऊपर वाली बात क्या आ गई, वही कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। ओके, तो यही फॉर्मूला, अब इसको डिराइव करना चाहूँ तो एक तो इस तरीके से डिराइव कर दिया, या एक दूसरा तरीका है क्या कि W इज इक्वल टू जेड क्यू लिख रखा है, ठीक है ना। अब क्या है कि दोनों में क्या, अभी हमने क्या पढ़ा कि चार्ज क्या है, चार्ज सेम है, तो W क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z होगा। तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू Z1 बाई Z2 लिख सकता हूँ, कोई केमिकल्स डिफरेंट है। और Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500, ये फॉर्मूला पढ़ा हमने। तो यहाँ से क्या है, सबस्टेंस सेम है तो इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट होगा, तो Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ Z1
अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। तो मान लो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो दोनों को कंपेयर करके मैं क्या लिख सकता हूँ कि W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। तो यही बात बोल ना, W वेट ऑफ सबस्टांस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। लेकिन ये बात कब लगेगी, जब करंट या चार्ज क्या हो, सेम पास हो द सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ है, इसके ऊपर भी बहुत आसान से क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी हम लोग भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ हो गया और ये सेकेंड लॉ हो गया, मैंने समझा दिया। अब हम लोग क्वेश्चनों के माध्यम से इनको क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, और लेकिन हाँ लेक्चर 9 आपको डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा, और चाहे जेईई मेंस का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो, और चाहे एडवांस के क्वेश्चन हो, उसमें इस चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, इफ नहीं सॉरी 1 फैराडे चार्ज पास्ड थ्रू इन द electrolysis of copper sulfate solution using platinum electrode, then calculate the following: Z of copper, और सेकेंड क्या है, वेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है ना, तो अब क्या कह रहा है बेटा, बोल रहा है क्या, 1 फैराडे चार्ज कहाँ पास किया गया बेटा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। क्या उनसे इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, क्वालिटेटिव। तो आपको पता है कैथोड पर क्या बनेगा, तो वो कॉपर का डिपोजिशन होगा, और एनोड पर क्या बनेगा, तो O2 इवॉल्व होगा। तो ये कैसे बनेगा, यही बात हम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि लेक्चर 9 में पढ़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो ये बात मुझे पहले से पता है, ओके, कि क्या बनेगा। अब कितना बनेगा वो देखना है, क्वांटिटेटिव में क्या देखते हैं, कितना बनेगा। तो कितना बनेगा, तो बेटा फॉर्मूला क्या है, पहला तो क्या है, जेड का कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जेड, तो भैया इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 ही तो जेड है। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, कॉपर का निकाल लेंगे। मान ली कॉपर का आपको मोलर मास दिया होगा, दैट इज 63.5, तो बस 63.5 कॉपर का फैक्टर 2 डिवाइड बाई 96,500, तो यही क्या हो गया, इसका जेड, कॉपर का जेड आ गया, उसको डिवाइड कर लेंगे। दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, मास, तो डब्लू क्या होता है, जेड इंटू क्यू। तो जेड ऑलरेडी निकाल ही नहीं है बेटा, कितना 63.5 बाई 2 इंटू 96,500, क्योंकि कैथोड पे कौन डिपॉजिट हो रहा है बेटा, कैथोड पे कौन डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर, इनटू कितना चार्ज, 1 फैराडे मतलब 96,500, तो उत्तर कितना आ गया, 63.5 बाई 2 ग्राम। तो कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ, 63.5 बाई 2 ग्राम। ओके, आगे समझ में। अब अगला क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है इसमें, भैया 1000 एम्पियर करंट पास किया गया इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, 6.35 ग्राम कॉपर क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ ऑन कैथोड। तो बोल रहा है हाउ मच टाइम इट विल टेक, कितना समय लगेगा इस प्रोसेस को होने के लिए। अब ये क्वेश्चन है, तो सिंपल सा बेटा, क्या फॉर्मूला हमारे पास है, W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू या जेड आई इंटू टी। अब W कितना है, कॉपर कितना डिवाइड हुआ, 6.35 ग्राम। जेड का फॉर्मूला क्या है बेटा, तो पढ़ा हमने, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 आई इंटू टी। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कॉपर, 63.5, एन फैक्टर 2 डिवाइड बाई 96,500। इक्विवेलेंट वेट सबको निकालना आ गया होगा, ओके। आई कितना है बेटा, तो 1000, और टाइम ही तो निकालना है। तो देखिए इसमें अननोन क्या है बेटा, इस पूरे क्वेश्चन में टाइम, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर गया तो ये 1/10, तो 1/10 2 इंटू 96.5
इक्वल टू टी, ठीक है ना। तो ये फर्दर करेंगे तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। और टाइम वो किस में आएगा बेटा, कम्स इन सेकेंड। ओके, तो सॉल्व भी करना है, देख रहे हैं ना, सिंपल एक फॉर्मूले से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर 1 आवर, 1 घंटे किया, 6.35 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ एट कैथोड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट पास थ्रू इट। अब इधर उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, इस बार टाइम देकर क्या पूछ दिया है, करंट पूछ दिया है, ठीक है ना, उल्टा। अगेन फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, W इज इक्वल टू बेटा Z इंटू क्यू, W कितना है 6.35, Z तो इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500, और Q कितना है बेटा, तो I इंटू टी। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर वेट 363.5 एन फैक्टर 2 इंटू 96,500, आई वही निकालना है। और टाइम देखो लिखा है 1 घंटे, 1 घंटे को चेंज करोगे इसमें आप मिनट सेकेंड में ना, टाइम सेकेंड होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 1 घंटे में कितना सेकेंड, तो 3600। अब यहाँ देखिए अननोन क्या है, यहाँ पे अननोन सिर्फ बचा है आई, तो सॉल्व कर लेंगे। आई इज इक्वल टू, ये चला जाएगा 2 इंटू 96500 इंटू 6.35 अपॉन 63.5 इंटू 3622। इसको सॉल्व करना है, आंसर किस में आएगा, एम्पियर में। ओके, तो टाइम बेटा सेकंड में लेना है और करंट एम्पियर में लेना है, तो ये यूनिट ध्यान में रखिएगा, हो जाएगा आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन जो है, बाई पासिंग 9.65 एम्पियर करंट फॉर 1000 सेकेंड थ्रू molten NaCl, calculate weight of Na deposit at cathode and also calculate the volume of gas produced at anode। तो सबसे पहले तो रिएक्शन आपको पता ही, कैथोड पर है ना बेटा, सोडियम Na प्लस रिड्यूस होकर सोडियम बनाएगा, और एनोड पर क्या होगा बेटा, तो Cl माइनस विल फॉर्म Cl2। तो ये एनोड और कैथोड पर रिएक्शन है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि 9.65 एम्पियर 1000 सेकेंड हमने पास किया, तो कितना सोडियम, पहले सोडियम का निकाल लेते हैं। तो क्या होगा सोडियम के लिए, W Z इंटू क्यू, W क्या होता है बेटा, अगेन इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 क्यू आई इंटू टी। तो सोडियम का मोलर मास 20 और एन फैक्टर हो गया 1 इंटू 96,500, आई कितना बेटा 9.65 एम्पियर, और सेकेंड कितना है 1000, तो ये कट जाएगा। तो व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम, 23 ग्राम। तो पहला हो गया कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम डिपॉजिट हुआ एट कैथोड। अब पूछ रहा है कि Cl2 कितना डिपॉजिट हुआ, है ना। तो एक तो आप यहाँ बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होंगे, या सिंपल सेम फॉर्मूला लगा दो इसके लिए, W इक्वल टू Z इंटू क्यू। अब इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है, Cl2 का, Z, तो Z क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 इंटू आई इंटू टी, ऐसे निकाल लो। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट, क्लोरीन का मोलर मास बेटा 71 और एन फैक्टर कितना होगा वो 2 और 96,500, ठीक है। आई दे रखा है 9.65 इंटू 1000, सॉल्व करने में कितना आ जाएगा यहाँ से 71/2 यानी कि 35.5 ग्राम क्लोरीन। ये किसका मास है, क्लोरीन का। तो ये तो मास आ गया, बट आपसे क्या पूछा है, वैल्यूम, है ना, वैल्यूम पूछा ना एट एनटीपी। तो ये मास आ गया, तो मोल कितना आएगा, अब मास निकालें मोल, तो मोल ऑफ Cl2 कितना होगा, Cl2 मास 35.5 अपॉन 71 यानी कि 1/2 मोल। तो वैल्यूम कितना होगा बेटा, मोल इंटू मोलर वैल्यूम 22.4 यानी कि 11.2 लीटर। ओके,
क्लियर बेटा? अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट एट कैथोड बाय पासिंग 19.3 एम्पियर करंट हैविंग अ करंट एफिशिएंसी। एक नया टर्म आ गया, करंट एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है अभी देखते हैं। कितने समय के लिए करंट पास किया गया है? 33 मिनट एंड 20 सेकंड के लिए। किस में पास किया गया? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। और क्या कैलकुलेट करना है कि वेट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस एट एनोड। एनोड पर क्या बना? तो सबसे पहले तो दोनों निकालना है ना, सॉरी, कैथोड पर क्या बना और एनोड पर क्या बना, दोनों निकाल। तो पहले देखते हैं रिएक्शन क्या हो रहा है। सबसे पहला काम रिएक्शन लिखते हैं। तो कैथोड पर क्या कॉपर सल्फेट है बेटा, तो कैथोड पे पता है कि कॉपर डिपॉजिट होगा और एनोड पर OH माइनस से O2 क्या होगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है ना। बैलेंस नहीं करेंगे, इसका कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। यहाँ तक ओके। तो कैथोड पर कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होगा और O2 गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी एनोड पर। अब इसमें जो टर्म आया है कि करंट एफिशिएंसी का मतलब क्या है। करंट एफिशिएंसी अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था, 100% मान के चल रहे थे, और अब करंट एफिशिएंसी 50% बोल दिया। यानी कि अगर चार्ज Q जा रहा है तो कितना काम का है, तो सिर्फ Q/2। और पहले चार्ज Q था तो कितना काम करता, पूरा Q, है ना। यानी बात समझ में आ रही है। तो जैसे अब इसको यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है, कितना हमने पास किया, तो चार्ज Q I × T। I कितना बेटा, 19.3 और टाइम कितना, 33 मिनट 20 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 2000 सेकेंड में। चार्ज किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते कूलम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चार्ज 100% एफिशिएंट चार्ज है। बट चार्ज जब एफिशिएंसी का 50% लिख दिया है तो हमारे काम का कितना चार्ज है, तो Q/2। बाकी तो जो चार्ज है या करंट जो है वो बार बार क्या हो जाएगा, वो 50% वेस्ट हो जाएगा। तो एफिशिएंसी का मतलब आप समझ रहे ना कि यहाँ से 50% काम का चीज़ है और 50% वेस्ट हो जाएगा। तो अगर ये एफिशिएंसी यहाँ नहीं लिखा होता तब हम कितना चार्ज लिखते, 19.3 × 2000। बट अब कितना लेंगे, तो 19.3 × 2000 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमारा 50% है, ठीक है, ओके। तो बस ये डिफरेंस है कि अब Q की वैल्यू Q ना लेकर Q/2 ले लेंगे, कोई 50% एफिशिएंसी है। अब निकालते हैं क्या, कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, तो Z × Q, और Z कितना होगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट अब लिख सकते हैं 63.5 एंड फैक्टर 2, 96,500, ये Z हो गया। और Q क्या है, 19.3 × 2000 डिवाइड बाई 2। तो Q की जो वैल्यू है वो हमें ये नहीं लेनी है, क्या लेनी है, हमें ये लेनी है, बस समझ में आ गया। तो यही एफिशिएंसी का मतलब है। ये कब लेते बेटा, ऊपर वाला, जब ये 100% एफिशिएंट या तो लिखा होता या तो नहीं लिखा होता। नहीं लिखने का मतलब ही क्या प्रॉब्लम है, 100% एफिशिएंट है, ओके। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ कॉपर इन ग्राम। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ओके, पहला पार्ट। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, एनोड पर कितना हुआ, तो एनोड का निकालते हैं। एनोड पे क्या O2 है, अगेन Z × Q। तो Z क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट। तो O2 का कितना होता है बेटा, 32। एन फैक्टर कितना होता है, 4 होता है O2 का। एन फैक्टर निकालना आप लोग को मोल कॉन्सेप्ट 2 में से आ जाना चाहिए, और नहीं है तो मोल कॉन्सेप्ट 2 एक बार फिर से उसको एक बार देखिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। मैंने कैसे निकाला, Q कितना होगा, तो अगेन 19.3 × 2000 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आ गया, वेट ऑफ O2। क्लियर, कोई दिक्कत है बताइए। अच्छा, ये एन फैक्टर मैंने 4 कैसे निकाला वो थोड़ा मैं से बता देता हूँ, यहाँ पर फिर से निकालना एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एन फैक्टर O2 का एन फैक्टर निकालना है तो पहले आप चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, -2, और यहाँ कितना है, 0। तो O2 का एन फैक्टर निकालना है मुझे। तो ये बताइए कितने का चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो 2। बट O2 में कितना ऑक्सीजन है,
कितने एटम है 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया 4। तो O2 का एन फैक्टर 4। अच्छा OH माइनस का एन फैक्टर कितना अगर कोई पूछ दे तो कितने का चेंज है यहाँ पर, 2 ही का तो चेंज है 2, और ऑक्सीजन का कितना बेटा में 1 ही है, तो OH माइनस में O का एन फैक्टर कितना है 2 है, बट या O2 का एन फैक्टर कितना है 4 है। तो एन फैक्टर निकालना थोड़ा सा मैं यहाँ बता दिया, ठीक है ना। जैसे इसी का कॉपर का एन फैक्टर निकालना होता है, यहाँ चार्ज क्या +2, यहाँ कितना 0 है, कितने का चेंज है 2 का है, कितना कॉपर का एटम एक ही है तो 2। ओके, तो इस तरीके से एन फैक्टर निकालते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। 100 एम्पियर करंट को पास कर रहे हैं क्या 2 मोलर 3 लीटर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से फॉर 965 सेकेंड, हैविंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कौन सा है, सिल्वर है। तो कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा उसका वेट बताना है, और कॉपर +2 का कंसंट्रेशन क्या होगा आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो 100 एम्पियर करंट है, इस सोल्यूशन से पास कर रहे हैं इतने सेकंड के लिए, इलेक्ट्रोड Ag है। सबसे पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या यहाँ कॉपर बनेगा कि सिल्वर बनेगा क्या, या हाइड्रोजन बनेगा, क्या बनेगा। तो ये अगेन देखिए सिल्वर इलेक्ट्रोड का पूछा हुआ है, तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एनोड और कैथोड पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो एनोड पर देखिए क्या क्या एनायन है, तो सल्फेट OH माइनस, और कैथोड पर क्या क्या कैटायन है, तो कॉपर +2 और H+ पानी वाला। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोड सिल्वर का बन रखा है, तो मुझे यहाँ सिल्वर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बता रखा था कि जब भी इलेक्ट्रोड मेटल का बना हो और ख़ासकर एनोड, तो ऑक्सीडेशन हमेशा सिल्वर का होगा। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन होगा, सिल्वर का। और किसका रिएक्शन, जब सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या रिएक्शन पहले होगा कि, तो एनोड का रिएक्शन क्या होगा, तो सिल्वर से बनेगा बेटा Ag+। Ag+ बन गया तो सोल्यूशन में कौन सा आ गया, Ag+ आ गया, और इनमें से किसका रिडक्शन होगा, तो बेटा Ag+ का ही रिडक्शन होगा। सीरीज अगर आपको याद हो गई होगी तो सीरीज में Ag+ का रिडक्शन पहले होगा। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, तो Ag+ ही रिड्यूस हो जाएगा। यानी क्या बात आ गई, सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन हुआ, सिल्वर का रिडक्शन हुआ, कॉपर के आयन के कंसंट्रेशन में कोई बदलाव ही नहीं आया। तो सबसे पहला व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑन कैथोड, उसका उत्तर अगर हम करें वेट ऑफ सिल्वर, तो क्या होगा Z/Q। अब मोलर मास सिल्वर का 108 होता है, एन फैक्टर कितना होगा बेटा, तो 1 × 96,500, ये तो हो गया Z। I और T, I दे रखा है बेटा 100, नहीं हाँ I 100 है और वो 965 है, तो 100 × 965 ये कट ही जाएगा। तो वेट ऑफ सिल्वर कितना आ जाएगा बेटा, 108 ग्राम। ओके, कैथोड पर। अब ये पूछा है कॉपर, अगला क्वेश्चन, कॉपर के कंसंट्रेशन में क्या बदलाव है। तो भाई आप देखिए ना, रिएक्शन में कहीं कॉपर रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। तो जब कॉपर रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है तो क्या कॉपर के कंसंट्रेशन में कोई बदलाव, कॉपर आयन के कंसंट्रेशन में कोई बदलाव आएगा, आंसर इज नो। तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, जो इनिशियली था, इनिशियली कितना था बेटा 2 मोलर, तो अभी भी कितना रहेगा 2 मोलर ही रहेगा। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। सो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज इन फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ फॉलोइंग आयंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे MnO4 माइनस को Mn+2 में रिड्यूस कर रहे हैं, तो MnO4 माइनस से को Mn+2 में रिड्यूस कर रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का Mn+7 है, तो +7 से कितना गया +2, यानी कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा, गेन किया। तो यहाँ किसका रिडक्शन हो रहा है, MnO4 माइनस का रिडक्शन हो रहा है। तो कितना खर्चा होगा, तो देखिए इसमें MnO4 माइनस में कितना खर्चा होगा 1 मोल के लिए। तो मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पे पहले एन फैक्टर निकालो। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीज +7 से +2 गया तो एन फैक्टर कितना होगा, 5 होगा। ओके, एक मैग्नीज है तो × 1 यानी कि टोटल 5, तो एन फैक्टर 5 होगा।
तो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर मतलब यहाँ क्या कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो 5, तो 1 मोल ऑफ 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना खर्चा होगा बेटा 5 फैराडे, सीधे लिख रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस को रिडक्शन में कितना खर्च होगा, तो 5 फैराडे चार्ज। ओके, अब बोल रहा है कि भाई डाइक्रोमेट को क्रोमियम में चेंज करना है, तो डाइक्रोमेट क्रोमियम में कन्वर्ट हो रहा है, कितना डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन +6, तो एन फैक्टर क्या होगा डाइक्रोमेट का, तो एक क्रोमियम पे 3 का चाहिए, तो 2 क्रोमियम में तो 3 × 2 यानी कि एन फैक्टर 6, तो कितना चार्ज जाएगा 6 फैराडे। ये 6 फैराडे किसके लिए है, 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट में, बट हमसे कितना पूछा है 2.5, तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 2.5 × 6 फैराडे यानी कि कितना हो जाएगा बेटा 15 फैराडे चार्ज। 15 फैराडे चार्ज होगा 2.5 मोल डाइक्रोमेट को रिड्यूस करने के लिए। ऐसे ही नाइट्रेट का रिडक्शन कर रहे हैं, N2 में नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का +5 और इसमें क्या है 0 है, तो एन फैक्टर निकालेंगे तो नाइट्रोजन का एन फैक्टर क्या होगा नाइट्रेट में, तो 5, तो कितना चार्ज खर्चा होगा 5 फैराडे, कितने में, तो फिर वही बात 1 मोल ऑफ नाइट्रेट में, तो कितना बेटा है 10 मोल, तो 10 मोल ऑफ नाइट्रेट में कितना खर्चा होगा 50 फैराडे। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज इन फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ फॉलोइंग आयंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे MnO4 माइनस को Mn+2 में रिड्यूस कर रहे हैं, तो MnO4 माइनस से को Mn+2 में रिड्यूस कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का Mn+7 है, तो +7 से कितना गया +2, यानी कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा गेन किया, तो यहाँ किसका रिडक्शन हो रहा है MnO4 माइनस का रिडक्शन हो रहा है, तो कितना खर्चा होगा, तो देखिए इसमें MnO4 माइनस में कितना खर्चा होगा 1 मोल के लिए, तो मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पे पहले एन फैक्टर निकालो। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीज +7 से +2 गया तो एन फैक्टर कितना होगा 5 होगा। ओके, एक मैग्नीज है तो ×1 यानी कि टोटल 5, तो एन फैक्टर 5 होगा। तो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर मतलब यहाँ क्या कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो 5, तो 1 मोल ऑफ 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना खर्चा होगा बेटा 5 फैराडे, सीधे लिख रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस को रिडक्शन में कितना खर्च होगा, तो 5 फैराडे चार्ज। ओके, अब बोल रहा है कि भाई डाइक्रोमेट को क्रोमियम में चेंज करना है, तो डाइक्रोमेट क्रोमियम में कन्वर्ट हो रहा है, कितना डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन +6, तो एन फैक्टर क्या होगा डाइक्रोमेट का, तो एक क्रोमियम पे 3 का चाहिए, तो 2 क्रोमियम में तो 3 × 2 यानी कि एन फैक्टर 6, तो कितना चार्ज जाएगा 6 फैराडे। ये 6 फैराडे किसके लिए है 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट में, बट हमसे कितना पूछा है 2.5, तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 2.5 × 6 फैराडे यानी कि कितना हो जाएगा बेटा 15 फैराडे चार्ज। 15 फैराडे चार्ज होगा 2.5 मोल डाइक्रोमेट को रिड्यूस करने के लिए। ऐसे ही नाइट्रेट का रिडक्शन कर रहे हैं, N2 में नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का +5 और इसमें क्या है 0 है, तो एन फैक्टर निकालेंगे तो नाइट्रोजन का एन फैक्टर क्या होगा नाइट्रेट में, तो 5, तो कितना चार्ज खर्चा होगा 5 फैराडे, कितने में, तो फिर वही बात 1 मोल ऑफ नाइट्रेट में, तो कितना बेटा है 10 मोल, तो 10 मोल ऑफ नाइट्रेट में कितना खर्चा होगा 50 फैराडे। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन AgNO3 और कॉपर सल्फेट का है, सीरीज में देखो कनेक्टेड है, 500 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं थ्रू इट्स फॉर सम टाइम, फॉर सेम टाइम है ना,
एंड 6.3 ग्राम ऑफ कॉपर करा डिपॉजिट हो रहा है। तो बताइए सिल्वर कितना डिपॉजिट हो फॉर द सेम टाइम। अब ये क्वेश्चन देखो फैराडे के सेकेंड लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, है ना। करंट आपका सेम है फॉर सेम टाइम, तो चार्ज भी आपका क्या होगा, सेम होगा। सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट क्या है, सेम सोल्यूशन में। तो सिल्वर नाइट्रेट में क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, तो सिल्वर होगा कैथोड पर, और इसमें क्या बनेगा, कॉपर। तो ये क्वालिटेटिव से पता चल गया। अब क्वांटिटेटिव तो क्या है, सिंपल हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला, वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ सिल्वर इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ये क्यों लगाया, क्योंकि सेकेंड लॉ अप्लाई हो रहा है, सेम करंट है, तो सेम करंट में वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। कितना कॉपर डिवाइड हुआ है बेटा, तो 6.35 वेट ऑफ सिल्वर ये निकालना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर का वेट 63.5 अपॉन एन फैक्टर कॉपर का 2, सिल्वर का मोलर मास 108 और एन फैक्टर होता है 1। तो आई होप आप लोग को इक्विवेलेंट वेट निकालना आ गया होगा। अब बस बेटा इस पूरे प्रॉब्लम में बस एक ही चीज़ क्या है, वो बचा है वेट ऑफ सिल्वर, तो सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो 6.35 अपॉन 63.5 108 इंटू 2। ओके, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ये 10 टाइम चला गया, ये 5 टाइम हो जाएगा 10 21.6 ग्राम। तो देखिए, तो इस प्रॉब्लम में क्या था कि बस फैराडे का सेकेंड लॉ लगा दिया हम लोगों ने कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा था, तो सीधे वेट ऑफ सबस्टांस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। तो इस तरह का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन बनते हैं, आसान सा क्वेश्चन था ये। अब ये अगला क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट तो वही पढ़ना है या यूज करना है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बट इस तरह का एक क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछ सकता है ना। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है, कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ लेयर की, किसी लेयर का थिकनेस कैसे निकालते हैं। तो सपोज करिए कि एक बहुत पतली सी क्या है, ये आपको दिख रहा है प्लेट है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हम कोई मेटल को क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। तो मेटल डिपॉजिट करेंगे तो बेटा थिकनेस बढ़ेगी। मान लिया इस प्लेट का एरिया क्या है, ए है इलेक्ट्रोड का, और जिस मटेरियल को डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी डेंसिटी क्या है, डी है, और जो लेयर है वो किसकी हाइट कितनी है, एच है। तो कितना डिपॉजिट होगा, तो एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम हो जाएगा। मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू हाइट, तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, इतना मास क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ। तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एरिया हाइट, व्हाट इज मास, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट। ओके, तो एक तो यहाँ से आ गया, और हम लोग को हमने पढ़ रखा है कि वेट का एक और फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होता है, दैट इज EIT अपन 96,500, वही। तो ये कहाँ से आया है, वही W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, और Z क्या होता है, E इक्विवेलेंट वेट अपन 96,500, क्यू क्या है, I इंटू टी। और एक वेट का और फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट। तो दोनों को हम क्या करेंगे, बस आपस में यहाँ पर इन्होंने इक्वल कर दिया। तो बस यही सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप जानते ही हैं, बस दोनों को इक्वेट कर दिया। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा देखते हैं। सिल्वर इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन अ वेसल ऑफ अ टोटल सरफेस एरिया, एरिया कितना बेटा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पासिंग अ करेंट 9.65 एम्पीयर 16 मिनट एंड 40 सेकेंड, इतने समय के लिए करंट पास किया। थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हमको निकालना है, सिल्वर की डेंसिटी कितनी है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर की। तो क्या है बेटा फॉर्मूला हमारे पास, तो W इज इक्वल टू, है ना, Z इंटू क्यू इज इक्वल टू D इंटू ए इंटू एच, डेंसिटी एरिया इंटू हाइट। हाइट मतलब वही थिकनेस निकालना है। Z क्या होगा, तो क्या है हमारा यहाँ सिल्वर है, तो व्हाट इज द Z, इक्विवेलेंट वेट 108/1 एन फैक्टर अपॉन 96,500, क्यू I इंटू टी, आई कितना बेटा 9.65 इंटू
तो ये मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिए तो टोटल कितना आ जाएगा 1000 सेकेंड इज इक्वल टू डेंसिटी, तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो एरिया और हाइट भी सेंटीमीटर में रखना है। एरिया तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट को एच, और हाइट किस में आएगा बेटा, सेंटीमीटर में आएगा। अब देखिए इसमें अननोन क्या है, बस हाइट है। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आईआईटी में पूछ भी चुका है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर ये कैंसिल कर जाएगा, तो एच जो आएगा वो 108 बटा 10 की पावर 4 या 108 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। थिकनेस क्या होगी, तो 108 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर ये थिकनेस होगी सिल्वर जो कि डिपॉजिट होगा। ओके ओके बेटा, सो दिस वाज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।